अभी मेरी मौजूदगी पूरब के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाने जाने वाली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है और काफ़ी दिनों से यहाँ के छात्र फीस वृद्धि को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है स्टूडेंटों के लेकर। अभी आप जैसे देख रहे हैं देश में पूरे युवाओं को लेकर माहौल चल रहा है अपने मुद्दे को लेकर। आपने झारखंड के रांची में देखा, आपने दिल्ली के जंतर मंतर में देखा, उसी क्रम में आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र हैं जो फीस वृद्धि और वीसी के खिलाफ कुछ मुद्दों को लेकर असहमति जता रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ एक छात्र हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु है। मैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी का छात्र हूँ, एमए कर रहा हूँ फिलॉसफी से। आप इस कैंपस में कब आए? मैं ग्रेजुएशन यहीं से किया हूँ, तो मैं 21 क्लास में यहाँ पे आया था। जब आप ग्रेजुएशन आपने यहीं से किया, फिर आप पीजी कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन और पीजी के दौरान जब आप ये कर रहे हो और जो ये अब ये मुद्दा फीस वृद्धि का उठा है, तो ये किस तरीके से जो कॉलेज प्रशासन है और ये जो फीस वृद्धि का जो मुद्दा है, ये आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है? आने वाले छात्रों के लिए कैसा ये विरोधाभास हो सकता है? मैं जब 2021 में आया था यहाँ पे, तब भी फीस वृद्धि का मुद्दा चल रहा था, क्योंकि उसी समय उसके कुछ ही दिन बाद 400% की फीस वृद्धि की गई थी। और फीस वृद्धि होने के बाद मतलब मेरा एडमिशन जब फीस वृद्धि नहीं हुई थी तब हुआ था, लेकिन हमारे आने के बाद ही फीस वृद्धि हुई थी। और उस समय आंदोलन लंबा चला था, लगभग 1000 दिनों तक वो आंदोलन चला था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला उस आंदोलन को। आंदोलन टूट गया, बिखर गया और विश्वविद्यालय प्रशासन उसी तरह से फिर उसी ढर्रे पे चलता रहा। लेकिन जब वो समय बीता, हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, 400% एक बार फीस वृद्धि हो गई तो अब इसके बाद रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद फीस वृद्धि रुकती नहीं है। फीस वृद्धि 3-4 सालों के बाद हम लोगों ने ये ट्रेस किया कि हर साल यूजी में 10% के हिसाब से और पीजी में 14% के हिसाब से फीस की बढ़ोतरी हो रही थी। और ये हम लोगों ने 3-4 साल बाद ये समझ पाए कि इस परसेंटेज के हिसाब से फीस बढ़ रही है यहाँ पे। उसके बाद ये मुद्दा अब उठा है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी में और पीजी में दोनों को मिलाकर लगभग 6000 से ज़्यादा सीटों को काट दिया गया है। फिलॉसफी से लेकर हिंदी से लेकर, जो अपने आप में ये विभाग जो थे प्रतिष्ठित विभाग माने जाते हैं और इसका पूरे दुनिया भर में नाम है, देश भर में नाम है कि हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, लेकिन उसमें से सीटों की संख्या कम कर दी गई। तब ये दोबारा मुद्दा उठा है सीटों के कटौती का और जो फीस बढ़ रही है हर साल 10% के हिसाब से और 14% के हिसाब से, ये मुद्दा। आप एक बार ये बता दीजिए कि आप जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन किया था, तब फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी थी उस समय, और अब जब 2026 का ये सेशन चल रहा है, अब कितनी है फीस? 2000 जब 21 में मैं एडमिशन लिया था तो 975 रुपये मैंने अपनी फ़ीस दिया था। अब की जो फीस है 400% बढ़ने के बाद और हर साल 10% बढ़ने के बाद लगभग 6000 से ऊपर है, 6500 इस तरह की फ़ीसें लग रही हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरीके की फ़ीस वृद्धि होती है तो अमूमन, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का पूरा टूर किया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो आने वाले छात्र हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं, तो इस तरीके की फ़ीस वृद्धि उन लोगों पर कैसा असर डालेगी, उन परिवारों पर कैसा असर डालेगी जो मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग आते हैं, जिन्हें एक मौका मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उस हिसाब से उनको कैसे इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल, मतलब आम घरों से आने वाले जो आबादी होती है, आम घरों से आने वाले जो छात्र होते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, जो एकदम ही जो पिछड़ा इलाका है उससे आ रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे वो लोग, तो उनको एक देश दुनिया का समझने का मौका मिल पाता था। देश दुनिया को वो लोग समझते थे और यहाँ पे तमाम जगहों से जो लोग आते थे उनसे वो लोग सीखते थे, एक अपनी चेतना का विकास करते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे। तो एक लोगों के चेतना में जो ग्रामीण परिवेश से भी लोग आते थे उनको एक अवसर मिलता था इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने का, बातचीत करने का, रहन सहन सीखने का और अपनी बौद्धिक क्षमता को उन्नत करने का। लेकिन वो अवसर उन छात्रों से छीन लिया गया। वो अवसर इसलिए छीना गया
कि जो ग्रामीण परिवेश से आते थे, जो गरीब परिवार के बेटे बेटियां आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो आपने फीस वृद्धि किया। जी फीस वृद्धि करके आपने छात्रों नौजवानों की बड़ी आबादी के सामने एक पैसे का बैरिकेड खड़ा कर दिया। अब उस बैरिकेड को वो तभी पार कर सकते हैं जब वो उस बैरिकेड को पार करने के लिए पैसों की सीढ़ियाँ बनाएं, तब तक उस बैरिकेड को नहीं पार कर सकते। दूसरा काम आपने किया कि सीटों की कटौती कर दी आपने। सीटों की कटौती करके ये भी एक तरह से बैरिकेड ही है छात्रों के सामने, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कट ऑफ इतना हाई गई कि 1 नंबर 2 नंबर से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो ये छात्रों नौजवानों पर तो सीधे हमला है ना। जब हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं मुद्दा उठता है ऐसे, तो विश्वविद्यालय का कहना ये होता है कि विश्वविद्यालय में लोगों की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है। अगर इस तरह के से चला जाए, मतलब विश्वविद्यालय में अगर प्रोफेसर्स की कमी है तो प्रोफेसर्स की संख्या बढ़नी चाहिए ना। विश्वविद्यालय प्रशासन और डिपार्टमेंट तो अपनी सूची जारी ही करता है हर साल कि हमको इतने प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, लेकिन आप प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षक कम हैं इसलिए छात्रों की संख्या आप कम करना चाहते हैं। तो जो ये आप कह रहे हैं सीटों की कटौती की बात कर रहे सीटों हैं। की कटौती, तो ये कहाँ से न्याय संगत है? ये तो जिस समय आज के समय में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्लासरूम में सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, क्लासरूम का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन आज ऐसे समय में आप सीटों की संख्या कम कर दिए इस तर्क के साथ क्योंकि प्रोफेसर की संख्या यहाँ पे कम है। तो ये न्यायसंगत बात नहीं है, ये सीधे तौर से छात्रों नौजवानों के भविष्य पे किया गया हमला है। फीस वृद्धि और सीटों की जो यहाँ कटौती हो रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा क्या लाइब्रेरी की और किन किन मुद्दों पर आप बातचीत करना चाहते हैं यहाँ के वीसी से? बिल्कुल, अगर वीसी कभी मिलती है, हालांकि वो मिलती नहीं है कभी। क्या कैंपस में आती नहीं कभी? कैंपस में कभी नहीं आती हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा वो कभी कैंपस में आती नहीं है। कभी कोई छात्र चाहे कि अपने वीसी में हमको देख ले, मतलब आज तक 4 साल हो गए इस कैंपस में, 4 से 5 साल हो गए, आज तक मैं वीसी को नहीं देखा हूँ। ये आप सोच सकते हैं, आज तक मैंने देखा। ये सोच सकते हैं प्रयागराज की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ की वीसी अब ये 3 से 4 साल से 4 साल से ये यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने कितनी बार आपने देखा उनको? मैं एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि अगर आने में आप लेट कर दिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो वो चली जाएंगे, उसके बाद से वो नहीं आती। तो आप सोच सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी की वीसी अगर 4 सालों से एक छात्र उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, अगर वो एक बार भी नहीं देख पाता है, आप सोच सकते हैं कि ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक चेहरा है जिससे उम्मीद रहती है हम लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को, कि यहाँ से शिक्षा व्यवस्था का एक बदलाव होगा हमारे अंदर, और वहाँ की ये हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका हाल कैसा होगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लाइब्रेरी की कैसी सुविधा है? क्योंकि लाइब्रेरी में सबसे पहली चीज़ तो सीट इतना कम है यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी खोली गई। जब हम लोगों ने इस पर मांग किया, कई बार ज्ञापन दिए, तो विश्वविद्यालय की तरफ से एक नई लाइब्रेरी रीडिंग हॉल खोला गया। उसका उद्घाटन पिछले नवंबर में हुआ था। उसमें कई सारे जज वगैरह भी आए थे, अपनी वीसी मैम भी थी, और उसका उद्घाटन ये लोग किए। नवंबर से अभी तक वो लाइब्रेरी बंद है, वो नहीं खोली जा रही। उसके पीछे नई लाइब्रेरी बनी है, नहीं खोली जा रही। जो पुरानी लाइब्रेरी है उसका भी एकदम खस्ता हाल है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि जब बारिश आती है तो ऊपर से पानी टपकता है। किताबें हैं, किताबों का कोई कैटेगराइज ही नहीं किया है, कोई कंप्यूटराइज व्यवस्था ही नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी के नाम पे केवल एक कंप्यूटर चलता है, उसके अलावा सारे कंप्यूटर्स खराब हैं, सारे कंप्यूटर का कबाड़ जैसे फेंके हुए हैं। तो यहाँ के छात्र उसको लेकर कभी ऐसा कुछ आंदोलित नहीं हुए कि यार हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी में ऐसी व्यवस्था है, ये इसको लेकर किसी तरीके की मुहिम? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ के छात्र कभी बोले नहीं। यहाँ के छात्र हमेशा से बोलते रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनके आवाज़ को दबाने का कई सारे हथकंडे हैं उसके पास। सबसे पहले तो वो निलंबित करता है, छात्रों को चिन्हित करता है
और पहले उनके घर नोटिफिकेशन भिजवाता है, और जब आप एक मिनट, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी इस प्रदर्शन के दौरान भी कई सस्पेंशन हुए हैं। कितने सस्पेंशन हुए हैं? लगभग पाँच लगभग लोगों का 5 निलंबन सस्पेंशन हुआ है हुए हैं। और उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज किया गया है। चलिए कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो मतलब उसके पास कई सारे हथकंडे होते हैं। विश्वविद्यालय को पहले बात कि नोटिस भेजेगा, कारण बताओ, नोटिस जारी करेगा। आप उसका कारण बताइए कि आपने कोई प्रदर्शन किया है तो क्यों किया है। पिछली बार भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था कि हमारे टॉयलेट साफ़ होने चाहिए, लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो उसमें 4 छात्रों का निलंबित कर दिया गया था। जब 4 छात्रों को निलंबित कर दिया गया तो और आंदोलन में पीक पकड़ा था, जिसके बाद से राकेश सिंह ने, जो पहले प्रॉक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। मतलब आंदोलन होते रहे हैं, छात्र बोलते रहे हैं, लेकिन उसी तरह विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को हमेशा दबाने का काम किया। उनका निलंबन, निष्कासन, जो आम एक छात्र आता है, पढ़ने के लिए आता है और उसके घर कोई नोटिस चली जाए और उस नोटिस में लिखा हो कि आपका बेटा अराजकता फैला रहा है, आपका बच्चा कैंपस में इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? वो क्या कभी भी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो पाएगा? तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह परेशान करता है। एक-एक घर के जो छात्र शामिल होते हैं, उनके घर कॉल जाता है। कॉल जाके बातचीत करते कि आपका लड़का ये कर रहा है। पुलिस के द्वारा कॉल की जाती है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करके उससे कॉल करवाया जाता है। इस तरह से परेशान किया जाता है छात्रों के ऊपर। मतलब लाइब्रेरी की भी बातचीत हम लोग कर रहे थे। लाइब्रेरी में पता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? लाइब्रेरी में शनिवार को और रविवार को 2 दिन तक मतलब विश्वविद्यालय नहीं चलता है, विश्वविद्यालय बंद रहता है। लेकिन जब विश्वविद्यालय नहीं चलता है तो लाइब्रेरी में छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में छात्र उस दिन आके पढ़ाई करते हैं। उस दिन 2 दिन अखबार नहीं आता है। मतलब हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 7 दिन खबर बनती है पूरे देश भर में, न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर आता है, लेकिन विश्वविद्यालय में वो न्यूज़पेपर नहीं आता है। मुझे सीधे तौर से तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरीके का हाल आप सोच सकते हैं। और ये जो पुरानी लाइब्रेरी है, इसका सेंट्रल हॉल से नाम से है और नहीं, रीडिंग हॉल खुला है सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट कितनी सीट होगी? देखिए, अंदाज तो नहीं है क्योंकि कभी खुला नहीं और कभी हम लोग उसमें गए नहीं। नहीं तो नहीं, हाँ, ये जो मतलब पुरानी वाली है, तो लगभग 200 से 300 की सीटें होंगी इसमें। और पूरी यूनिवर्सिटी के छात्र कितने हैं? बीए के ही छात्र 3000 से ज़्यादा छात्र हैं। आप समझ सकते हैं। अब 200 से 300, अभी हमें इसका पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि कितनी सीट है ये जो पुरानी लाइब्रेरी है, लेकिन बीए का अगर 3000 छात्र है और 200-300 सीट है लाइब्रेरी की, और पूरे यूनिवर्सिटी के लगभग कितने छात्र होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे होंगे? मतलब अंदाज तो नहीं लगाया सकता है, लगभग 10 से तो पार ही होंगे लगभग हमने भी जब चेक किया तो लगभग 20 से 25 हज़ार का अराउंड का कुछ डेटा आ रहा था। तो आप सोच सकते हैं उसमें अगर 20,000 भी अगर मैं मान मतलब के आप चलूं, इस चीज़ से समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी में जगह नहीं होता है, छात्र नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, एफसीआई बिल्डिंग में जाके पढ़ाई करते हैं, यहाँ सीनेट हॉल में बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो ये स्थिति है। अगर सीटों की संख्या पर्याप्त होती तो लड़के इधर उधर क्यों जाते? और उसमें भी है कि रात में 9 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। यहाँ पे इलाहाबाद शहर है, यहाँ पे बगल में जो प्राइवेट लाइब्रेरी चल रही है वो पूरी रात चल रही है, 24 घंटा लाइब्रेरी चल रही है। बिल्कुल सेंट्रल लाइब्रेरी गाँव में भी चल रही है 24 घंटे। बिल्कुल। और ये सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए भी 24 घंटा नहीं खुल सकती। प्रशासन का इस पे कहना होता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। मतलब आपके पास कर्मचारी नहीं है, आप यहाँ पे कोई बात होती है तो पूरा पुलिस छावनी में बदल जाता है, गार्ड्स की इतना भरमार है यहाँ पे, और आप कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास गार्ड नहीं है। हर साल फीसें बढ़ती जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि गार्ड नहीं है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अभी तो ये लाइब्रेरी का मुद्दा हो गया, और जब मैं पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, देख रहा था, तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई कैंटीन, जैसे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ तो वहाँ पे कई सारी कैंटीन हैं, हर फैकल्टी की अमूमन कैंटीनें हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी तरीके की कोई कैंटीन दिखी नहीं उतनी अच्छी। देखिए, ना ही साइंस फैकल्टी में कैंटीन है। पिछली बार साइंस फैकल्टी के प्रोफेसर वगैरह जो थे वो लोग ये मुद्दा उठाए थे, वो उन लोगों ने मीटिंग करके प्रदर्शन तक किया था कि हमारे फैकल्टी में, हमारे यहाँ पे साइंस फैकल्टी में कैंटीन होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को भी नाश्ता करना होता है तो बाहर जाना पड़ता है, चाय पीना होता है तो बाहर जाना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय का एक कैंटीन होना चाहिए। यहाँ भी एक कैंटीन पहले नहीं था, उसके बाद हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो यहाँ भी कैंटीन खुला,
लेकिन वो कैंटीन ठेका पे कैंटीन है। जो समोसा वहाँ पे बाहर समोसा सस्ता मिलता है, यहाँ समोसा महंगा मिलता है विश्वविद्यालय कितना मिलता है आप ये भी बता दीजिए, ये- क्योंकि संसद में समोसे के हाँ। दाम पर भी चर्चा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं, वहाँ की कैंटीन की बात हो रही है, तो समोसे के दाम पर जरूर बात होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल। बता दीजिए कि क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंटीन में एक समोसे का दाम कितना ये है? समोसे पे बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आम छात्र आते हैं और 2-2 रुपए बचा कर चाय पीने का इंतजाम करते हैं। इसलिए समोसे पे बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उससे आम छात्र नौजवान प्रभावित होते हैं। जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो तो अपने पेमेंट से लगा सकते हैं कुछ ना कुछ पैसा, लेकिन आम छात्र के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ जो समोसा मिलता था अभी तो बंद हो गया है, उसका मसला अभी बताएंगे। 10 रुपये का समोसा मिलता है, अगर इसके गेट के बाहर आप जाके लेते हैं तो 7 रुपये का समोसा मिलता है। 3 रुपये का सीधा अंतर है। आप समझ सकते हैं, गेट यहीं बगल में ही है। मतलब गेट के इस क्रॉस करते हैं तो 10 रुपए का समोसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की ये बात है। और अगर गेट उधर क्रॉस करते हैं तो 3 रुपए का मार्जिन आएगा। मिडिल क्लास का एक छात्र यहाँ पर एडमिशन लेता है इस उद्देश्य से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो पढ़ाई सस्ती होगी, पिता पे बोझ कम होगा। परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो कमज़ोर छात्र होते हैं, वो अमूमन इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। आप सोच सकते हैं इस तरीके की लूट, मुझे लगता है एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और सेंट्रल के जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, आप अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखिए, किस तरीके की दुर्दशा में ये यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि युवा यहाँ की रीढ़ है। और पूरे देश में जिस तरीके से मुहिम चल रहा है, मुझे लगता है आपको इस पर भी जवाब देना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले घटना है ये, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंटीन का ही मुद्दा है कि 3 दिन का एक्सपायर दूध का चाय बनता था। छात्र वहाँ पे गए और देखे तो 3 दिन का एक्सपायर दूध था, तो इसका पूरा भंडाफोड़ हुआ और अभी वो कैंटीन को बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति है। वो एक टेंडर के तहत था। हाँ, एक टेंडर के तहत ठेके पे चल रहा था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कैंटीन होना चाहिए और उसको बेहतर उसकी जांच हो, उसमें क्या बना रहा है, किस तरह बना रहा है, किस क्वालिटी का लगा रहा है, इस तमाम चीज़ों का विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जांच हो। क्योंकि छात्रों के ज़िंदगी का ये मुद्दा है। छात्रों के साथ ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को ख़राब चीज़ खिला रहे हैं तो ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही तो हुआ। और यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो चिकित्सा व्यवस्था की भी हालत मतलब जर्जर ही है। चिकित्सा व्यवस्था के नाम पे मतलब हम लोग व्यंग्य के तौर पे कहते हैं कभी कभी कि यहाँ पे केवल पैरासीटामोल मिलता है, लेकिन बात सही है। पैरासीटामोल और 1-2 दवाओं के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ अगर छात्र कोई बीमार पड़ेगा तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे आपको जाना पड़ेगा उधर, वहाँ पे खुला हुआ है और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। दिन में सुबह में दोपहर में 2 घंटे के लिए वो खुलता है, फिर से वो बंद हो जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक घटना आपको बता रहे हैं। आशुतोष था एक लड़का, आशुतोष वो बीमार पड़ा। हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को खबर भिजवाई। वहाँ पानी पी लिया था वो छात्र संघ भवन पे, हीट स्ट्रोक आ गया था उसको, पानी पी लिया था। और जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बोला कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, विश्वविद्यालय प्रशासन की एम्बुलेंस खड़ी थी, विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं उसको भेजता है। अंत में हम लोग उसको ई रिक्शा पे लाद कर लेकर जाते हैं और रास्ते में वो दम तोड़ देता है। और पता है ये किस साल की बात है? ये लगभग 22 की बात है, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, 22 की बात है। तो वो दम तोड़ देता है छात्र। और ऐसी स्थिति होती है कि मतलब विश्वविद्यालय में एम्बुलेंस खड़ी होती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मारपीट हुई थी, उसमें भी विश्वविद्यालय प्रशासन की जो एम्बुलेंस है वो नहीं आई। विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले बस की सुविधा लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी बस की कोई अता पता नहीं, कहाँ है वो बस। मतलब केवल दिखाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए कि हाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बस चलाई जा रही है। एक भी दिन नहीं चली वो। तो वो बस खड़ी कहाँ होती है? इधर है आसपास कैंपस में? साइंस फैकल्टी में ले जाकर उसको खड़ा कर दिया गया है और वैसे खड़ी रहती है वो। तो अभी आप जिन मुद्दों को लेकर, जो आपके मेन मुद्दे हैं, वो किन किन मुद्दों को लेकर आप अपनी ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन सबसे पहली चीज़ तो जो सीटों में कटौती की गई है, इस सीट को मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग हम यूजी और पीजी की, हाँ यूजी और पीजी की सीट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे छात्रों नौजवानों की ज़िंदगियाँ प्रभावित हो रही है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं
जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ कि फीस की बढ़ोतरी हुई है। हमारी मांग तो ये है कि फीस की बढ़ोतरी रुकनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए। लेकिन अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पे भी नहीं मानता है तो हम ये मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जो हर साल फीसें बढ़ रही है, इस चीज़ पे रोक लगे। जितना आपने बढ़ा दिया है इसको कंटिन्यू रखते हुए जो लगातार हर साल बढ़ रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये दोनों मांगे हैं। तीसरी मांग है कि लाइब्रेरी 24 घंटा खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी कितने से कितने बजे खुल रही है, आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता सुबह में 8:45 से लेकर और शाम को 9 बजे तक खुलती है। और वो खुलती है, विश्वविद्यालय बंद हो जाता है। विश्वविद्यालय में जैसे 5 बजेगा वैसे गार्ड आते हैं, शाम के 5। हाँ, सीटी बजा के विश्वविद्यालय से सभी छात्रों को बाहर निकाल दिया अभी हम देख रहे थे, अभी शाम के 5 बजे हुए तो यहाँ के गार्ड आए, सीटी के द्वारा सीटी बजाई और जितने भी इस ग्राउंड में बैठे हुए लोग थे, इस कैंपस में बैठे हुए सबको बाहर करने के लिए कहा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे आंदोलन नहीं करते तो हम लोग भी नहीं बैठते, तो आपको भी हटा देते। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ कही जाती है, हमारे शिक्षा मंत्री ये चीज़ कहते हैं भारत के कि हम विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खोलेंगे। लेकिन सवालिया निशान एक ये उठता है कि हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनकी ही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर की यूनिवर्सिटियों को यहाँ आने के लिए आप कह रहे हैं। तो यहाँ इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। एजुकेशन मिनिस्टर को भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो बाकी और जो यूनिवर्सिटियाँ होंगी वो कैसी होंगी। हमारा शिक्षा का अहम मुद्दा है और भारत की शिक्षा का अहम मुद्दा है। जिस तरीके से 2-3 महीने में शिक्षा को लेकर युवाओं में और लोगों में एक गुस्सा देखा जा रहा है, वो बड़ी सुखद बात है कि इस पे बात हो रही है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, हर गलतियों पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। चाहे कितनी भी कोशिशें हों प्रशासन के द्वारा आवाज़ को दबाने की, चाहे कई तरीके के हथकंडे अपनाने की, मुझे लगता है कि अब युवा और भारत का नागरिक जाग चुका है अपने मुद्दे को लेकर, अपनी बात को लेकर और ख़ासकर शिक्षा के मामले को लेकर। ये बड़ी सुखद बात है और जवाबदेही उनकी बनती है जो सरकार में हैं, जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, वो जवाब दें और किन कारणों से ऐसा हो रहा है। अगर आप शिक्षा को लेकर इतने तरीके से सजग नहीं हैं, आपका युवा ही अगर आपको इस तरीके से दर और ऐसी ज़िल्लतें झेल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके देश का भविष्य कैसे बदल सकता है, ये भी एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अगर आप और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मतलब और कुछ कहना ये चाह रहे हैं, जैसे हम कभी कभी लगता है कि विश्वविद्यालय में सीटी की कटौती हो रही है, फीस की बढ़ोतरी होती है, इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा जाके अगर बातचीत करना चाहें कि केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं, अगर प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो लगभग 95,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। और उसके पीछे तर्क ये दिया गया, मतलब मज़ेदार बात ये है, तर्क ये दिया गया कि वहाँ पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पर बच्चे जाते नहीं हैं। मतलब स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे आप जनगणना, मतगणना, बालगणना, पशुगणना, चुनाव में ड्यूटी, ये सारे काम आप करवा लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने याद दिला दी है कि हम शिक्षकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि या हम अपनी सरकारी इवेंटों में, सरकार करती है उनका यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है, उनका जो काम है बिल्कुल वो ही होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमारे कॉलेजों, हमारे स्कूलों में ज़्यादा है। आप उन्हें ऐसे कामों में क्यों फंसा रहे हैं? मतलब कोरोना का एक ऐसा दौर था जब कोई नहीं घर से निकलना चाहता था, उस समय टीचर्स निकलते हैं, आपके प्रधानी का चुनाव उत्तर प्रदेश में कराते हैं और उसकी कीमत भी चुकाते हैं। उसमें बहुत सारे टीचर्स मतलब मौत के मुंह में चले जाते हैं, जान गंवाई उन्होंने। तो आप टीचरों से वो काम करवा ले रहे हैं, आप केवल पढ़वा नहीं पा रहे हैं। मतलब इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा जाते हैं तो एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें 50,000 से ज़्यादा स्कूल नेताओं मंत्रियों के, मतलब जिन नेता को हम चुनते हैं और चुन के लेकर जाते हैं, संसद विधानसभा में पहुंचाते हैं और हम कहते हैं कि नेताजी जीत जाएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे क्योंकि हमारे जाति के हैं, हमारे धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो नेताजी जीतते हैं तो किसके लिए काम करते हैं? वो जीतते हैं तो अपने लिए काम करते हैं, अपना प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, अपना प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं और आम जनता के जेब से पाई लूटने का काम वो करते हैं। वो क्या कभी भी वो चाहेंगे कि सरकारी स्कूल बेहतर हो? अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएगा तो उनका जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है सरकारी स्कूल के बगल में, वो बंद हो जाएगा।
इसलिए कोई भी नेता मंत्री, हर पार्टी के नेता मंत्री की हम बात कर रहे हैं, हर पार्टी के नेताओं मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं। अगर उनके नहीं चल रहे हैं तो उनके लग्गू भग्गुओं के चल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को लोग चलवा जो रहे हैं किसी तरीके से कांटेक्ट में रहते हैं नेताजी के। तो ये पूरी स्थिति है। इस पूरी स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए, मतलब इससे और हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 91-92 के दौर में चलते हैं। तो जब उदारीकरण, निजीकरण की नीतियाँ लागू होती है, लागू होने के बाद सरकारी विभागों को प्राइवेट हाथों में दिया जाने लगता है, तब से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। और अब की जो सरकारें हैं वो तो इस चीज़ को और आगे लेकर जा रही हैं। अब सारे विभागों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और जो भी एक सवालिया निशान है हमारे देश के लिए भी। बिल्कुल। तो शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है कि आम जो जनता है, आम जनता इसमें पिसती है। आम जनता जो चाहती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है, अपना इलाज नहीं करवा पा रही है। पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो। हम आपके परिवार के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। किस बैकग्राउंड के हैं आप? आपके पापा क्या करते हैं? आपकी माँ क्या करती हैं? आप कितने भाई हैं? वो आप शुरुआती थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। मतलब हम लोग 4 भाई हैं। बलिया से आप आते हैं? हाँ, बलिया, मऊ और बॉर्डर पड़ता है। मेरा मऊ में घर पड़ता है, ज़्यादातर रहना बलिया में होगा। तो हम लोग 4 भाई हैं। पिताजी किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। बस यही है, खेत वगैरह है। तो इसी तरह का आप पूरा 4 साल से हो। आप ये बता दें, ये पहले भी, इससे पहले भी ऐसे इवेंटों में या फिर ऐसे प्रोटेस्टों में ये हिस्सा लेते रहे हैं? अभी सुबह मैंने इनको देखा एक स्पीच देते हुए, तो ये पहले भी ऐसे हिस्सों में रहे हैं। तो आपका एक गाना कोई आपने खुद लिखा था वो जो वायरल हुआ है? गाने को मैंने नहीं लिखा था, जो वायरल हुआ था उसको लिखा है आंसू मिश्रा ने। अच्छा। आंसू मिश्रा एक कवि हैं, बरेली के रहने वाले हैं, और हाँ। उन मुद्दों पे बोलते हैं, लिखते हैं, शायर हैं। तो उन्होंने लिखा था, उसको मैंने गाया था। तो एक गुनगुना सकते हैं, क्योंकि आपकी वो जो आपने गाया था वो वायरल काफ़ी हुआ था। हाँ, मतलब वो गाना इस तरह के है कि आम जनता अपने देश के परिस्थितियों से उसको रिलेट करता है। जैसे उसमें लाइन है, लाइन से खुद ही समझ में आएगा कि देश की किस तरह परिस्थिति है। इलाहाबाद परियाग हो गया और बनारस कोटा, धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है, और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। मतलब ये गाना इस चीज़ में दिखाता है कि जब पूरे देश भर की परिस्थिति ऐसी, एक तंज कसते हुए ये गीत है कि जब देश भर में छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। NCRB का आंकड़ा है कि 1 सालों के भीतर 1,24,000 छात्र नौजवान आत्महत्या करते हैं। हर रोज़ 86 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, बलात्कार होते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आती हैं। भूखमरी में, हंगर इंडेक्स में आपका देश 105-104 पे आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश भर में तबाही है, पूरे देश की जनता परेशान है, और उस वक्त आप मज़े की बात करते हैं, उस वक्त आप विदेश जाके घूमते हैं और कहते हैं कि सब चंगासी। तो ये तंज कसता हुआ गीत है कि कहो नरेंद्र मज़ा आ रहा है। क्योंकि जब रोम जल रहा था तो रोम का एक राजा था नीरो, जब उससे कहा गया कि राज्य में आग लग गई है, तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा बंसी बजा रहा हूँ मैं, थोड़ा बंसी मुझे बजा लेने दो। उसको राज्य से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि राज्य जले या भाड़ में जाए, उसको बंसी बजाने से मतलब है। तो उसी तरह का एक गीत है कि जिस तरह से इलाहाबाद को तो प्रयाग कर दिया गया, लेकिन इलाहाबाद को क्या किया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या हाल है, इलाहाबाद में कितनी झुग्गी बस्तियां तोड़ी गई और आम घरों के जो आबादी थी उसको बेघर कर दिया गया। तो इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, लेकिन इलाहाबाद की क्या आम जनता की परिस्थिति बदल पाई? जिस तरह से बनारस को क्यूटा बनाने की बात हो रही थी, क्या वहाँ के लोगों की चेतना विकसित की गई? क्या वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया? क्या वहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका मिल पाया? कोई देश बनता है, देश किससे बनता है? नाम बदलने से देश नहीं बनता है, वहाँ के लोगों से देश बनता है। और जब वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं, संगठित होते हैं, आर्थिक तौर पे मजबूत होते हैं, बौद्धिक तौर पे मजबूत होते हैं, तब वो देश बनता है, तब वो राष्ट्र बनता है। आप नाम बदल के और चाहेंगे कि सब कुछ बेहतर कर दिया जाएगा, हम इसके जैसे बना देंगे, तो ये चीज़ें संभव नहीं है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से मैं आपका नाम भूल गया। प्रियांशु। प्रियांशु। पत्रकारों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि नाम खासकर। तो प्रियांशु, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आप इतने मुखर हो बातों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। ये बड़ी बहुत होनहार हो जो आपके चेहरे पर, मैं कब से जब आप बोल रहे हैं किसी भी मुद्दे की आप बात करें तो आपके चेहरे को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद की है ये ऐसे स्टूडेंटों को पैदा कर रही है, आप कह सकते हैं। और इसकी जर्जर हालत, इसकी स्थिति के बारे में ये स्टूडेंट बताता हुआ मुझे तो लग रहा है कि भारत सरकार को, शिक्षा मंत्री को, अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एक बार फिर से, अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं तो कृपया करके, भारत का युवा इसमें पढ़ता है, कई हज़ार युवा पढ़ते हैं, आप इस पर आंखें खोलिए और देखिए, उनके ज़रूरी बेसिक मुद्दे पर बात करिए। फिलहाल कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक, न्यूज़ कैंची।